मैं आरती सांगवान एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने टेंसेस का कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस। वीडियो बहुत लंबा हो गया था क्योंकि प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाता है उसको पास्ट टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबको पता है कि हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको टेंस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, प्रेजेंट टेंस यानी रेड कैप। रेड कैप के नीचे हमने क्या रखी थी, कुछ हेल्पिंग वर्ब रखी थी, जैसे डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। उसी तरह पास्ट के लिए भी हमने एक ग्रीन कलर की कैप बनाई थी और उस कैप के नीचे हम कुछ हेल्पिंग वर्ब छुपाए हुए हैं। चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बताते हैं कि पास्ट टेंस क्या था। आपको पहले भी बताया था कि हिंदी की ग्रामर में पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो काम खत्म हो चुका है, यानी जो काम बीते हुए कल में हुआ था। जैसे मैं कल बाजार गई थी, मैंने कल खाना खाया था, टीचर ने कल एक वीडियो बनाया था, हमने वीडियो देखा था, हमें वीडियो पसंद नहीं आया था, टीचर को बोला गया था। तो ये जो था, थी आता है, ये होता है पास्ट टेंस। तो ठीक है, पहचान हो गई हिंदी में था, थे, थी से। अब हम आ जाते हैं इनके वर्ब पे। तो मैंने आपको बताया था कि पहला होता है इंडेफिनिट वर्ब, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वर्ब। फिर से कंटिन्यूअस की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लेना, UOUS। अब आप पूछोगे कि मैडम फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब, परफेक्ट वर्ब। ऐसे ही आप बता रहे हो कि पास्ट में भी इंडेफिनिट वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब और परफेक्ट वर्ब। तो फर्क कहाँ है? तो बच्चों फर्क है यहाँ पर, फर्क है यहाँ पर और यहाँ पर। काम में फर्क नहीं है, टाइम में फर्क है। काम वही हो रहा है, इंडेफिनिट हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस है क्या, टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो टाइम हमारा अलग हो गया। इंडेफिनिट वर्ब क्या होगा? इंडेफिनिट वर्ब जैसे कि मैंने प्रेजेंट में भी बताया था, अनिश्चित, जिसका कोई स्तर निर्धारित नहीं है, तो वो हो गया इंडेफिनिट वर्ब। तो इंडेफिनिट वर्ब यानी इंडेफिनिट टेंस, और किसका? पास्ट का। तो बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप हमेशा पल्ले गाड़ बांध लेना, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंडेफिनिट टेंस में हमेशा 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 वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आप न्यूज़पेपर में देख लेना, आप किसी भी नोटबुक में देख लेना, सॉरी आप अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लेना, किसी भी पेज पे जब आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, वो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भूल करनी ही नहीं है, जल्दबाजी में कुछ इधर उधर का सोचना ही नहीं है। जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आए, सिंपल से देख लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आई वेंट, मैं गया था, शी वॉक्ड, वो चली थी, ही क्राइड, वो रोया था, शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। जहां पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, ईडी लग जाए, जहां पर भी ईडी लग जाए, समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमें कैप में से भी तो कुछ निकालना है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो साधारण वाक्य होते हैं बेटा। साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम इंडेफिनिट का देखें तो अफर्मेटिव बनाए तो ये हो जाएगा कि वह रो रहा था, या सॉरी रहा था नहीं, वह रोया था, ही क्राइड, CRIED। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाते हुए, हाँ अब मैं बता रही हूँ कि अब नेगेटिव बनाते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। और डिड है क्या? क्या है डिड? डिड भी तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डू, डिड एंड डन। तो कुछ नई बात थोड़ी है। मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वहां पर बिना सोचे समझे आप बोल देना कि मैडम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही क्राइड। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं रोया था, ही डिड नॉट क्राई। अब एक और बात
मैं तुम्हें ध्यान देने योग्य बात मैं बताऊंगी कि जब हमने एक बार सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी तो दूसरी जो वर्ब आएगी उसके साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं बनाएंगे, उसको एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। कई बार बहुत समझदार लोग भी यहाँ पर मार खा जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी इस टाइप के सेंटेंस बनाते हुए मार खा जाते हैं। वो क्या करते हैं कि डिड लगाने के बावजूद भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एक बार जब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाएंगे। अब हम बनाते हैं क्या वाले वाक्य, इंट्रोगेटिव। क्या वह रोई थी? तो क्या वाले वाक्य बनाते हुए आपको मैंने कल भी बताया था बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगी डिड ही क्राई। डिड ही क्राई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वह रोया था। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस वही बात जो प्रेजेंट टेंस में थी, दिल धड़क रहा है। तो कल मैंने बोला था कंटिन्यूअस यानी काम हो रहा है, दिल धड़क रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल धड़क रहा था थे थी का इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दिल धड़क रहा था। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में हमने कल क्या लगाई थी, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरा अपनी ग्रीन कैप को उठा के जरा नई वर्ब निकालते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उनका वो है वॉज और वर्ब। वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारे लिए वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। अब ये क्या तुरबार लिख दिया मैडम, ये ठीक लिख दिया भाई। शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा। वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस साथ आईएनजी, यानी हो रहा है और हो रहा था। हो रहा है में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, और हो रहा था में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल गई है क्योंकि काम बदल गया है। सॉरी, काम नहीं बदला है, टाइम बदल गया है। तो टाइम बदलने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी बदल गई है। अब इसका ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव। शी वाज नॉट क्राइंग। मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। शी वाज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही थी। क्या वह रो रही थी? वाज शी क्राइंग, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वाज शी क्राइंग। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले ले आते हैं। ये है कंटिन्यूअस टेंस। चलो अब हम आ जाते हैं फटाफट परफेक्ट के ऊपर। परफेक्ट जैसे कि मैंने कल भी बताया था, परफेक्ट काम कौन सा काम होता है? परफेक्ट काम वो काम होता है जो पूरा हो चुका है। ये है तो हो गया किसका? प्रेजेंट का। अब काम पूरा हो चुका था। अब काम पूरा कैसे हो चुका था मैडम, कुछ समझ में नहीं आई बात। हाँ, अब देखो, जैसे तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बहन से पूछती है इसने काम किया, और तुम्हारी बहन क्या जवाब देगी? हाँ माँ, कर लिया। कर लिया यानी तुम्हारे द्वारा काम हो चुका है, यानी तुम वो काम कर चुकी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो परफेक्ट वहां पर भी परफेक्ट था कि काम खत्म हो चुका है, काम यहाँ पर भी खत्म होना है पूरी तरह से, लेकिन था थे थी लग जाएगा। चुका था, चुके थे, चुकी थी। बस फर्क इतना है कि टाइम बदल गया है। पहले काम आज में खत्म हो चुका है, और अब हम कह रहे हैं कि काम खत्म हो चुका था। जैसे मैं होमवर्क कर चुका था। मैं यानी आई हैव डन होमवर्क। अब ये आई और ये है कहां से लिया? हाँ भाई, कैप उठाओ और हेल्पिंग वर्ब निकाल लो। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? सॉरी, हेड का प्रयोग होगा। टीचर भी मिस्टेक कर देती है, कोई बात नहीं। हेड का प्रयोग होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रीन कैप के नीचे हमने क्या क्या रखा था? डिड रखा था, हेड रखा था, वाज वर रखा था, और हैड बीन रखा था। अब यहाँ पर हो जाएगा आई हैड
डन होमवर्क। कल भी एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हाँ जी लगा दी, ये रही डू की थर्ड फॉर्म लगा दी, डन। अब एक और सेंटेंस देख लो, जैसे राम खाना खा चुका है, राम हैड ईटन फूड, राम हैड ईटन फूड, राम खाना खा चुका है, हैड के बाद क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई एक रूल फिर से दोहरा देती हूँ कि ये कभी मत भूलना कि हैज है वो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं, राम हैड नॉट ईटन द फूड। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाने चले तो हैड जो है सबसे पहले आ जाएगा, हैड राम ईटन द फूड। ओके, एक और बात, मैंने बोला द फूड, तो द फूड यहाँ नहीं आएगा, फूड आएगा, खाना खाना है, कोई स्पेशल खाना नहीं है। द का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई स्पेशल खाना हो, जैसे शादी का खाना हो या होटल में जाके हमने खाया हो। घर में जब हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ फूड का इस्तेमाल होगा, द नहीं लगेगा। चलो ये अलग बात थी, ये अलग टॉपिक था, एक अलग रूल है, ये हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे, छोड़ दो इस बात को, कंफ्यूज हो जाओगे। ये था हमारा पास्ट टेंस, इससे हमने रेफरेंस लिया था, इसका रेफरेंस लिया था हमने प्रेजेंट टेंस से। अब फटाफट हम कर लेते हैं फ्यूचर, क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है। फ्यूचर टेंस बेटा एक ऐसा टेंस है जो हमें भविष्य काल के बारे में बताता है। पहले भी हमारा जिक्र हुआ था कि बात तो वही है, टाइम प्लस वर्क की, कंसेप्ट तो वही है, इंडेफिनिट वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, परफेक्ट वर्क और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वर्क तो वही है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट, सिर्फ बदला क्या है, बदल गया है समय। पहले बात हो रही थी प्रेजेंट की, फिर मैंने बात की थी पास्ट की, जो कि हो चुका था। अब हम बात करेंगे जो होगा आगे फ्यूचर में, जो होने वाला है। जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ, आगे पढ़ाऊंगी, या फिर वह जाएगा, वह घर खरीदेगा। तो जिसमें गा गे गी आ जाए हिंदी में पहचानने के लिए, वो होता है फ्यूचर टेंस। गा गे गी यानी एक दिन आगे की, 2 दिन आगे की, या 10 दिन या 2 साल, या हम अपनी उम्र में आगे की सोचते हैं, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो एक बार हमें ये डिस्कस जरूर करना पड़ेगा। इंडेफिनिट तो टाइम तो भैया काम तो वही है, टाइम बदल गया है। इंडेफिनिट मतलब जो अभी निर्धारित नहीं है कि मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा, कितने बजे निकलूंगा, कहाँ जाऊंगा, वो निर्धारित नहीं है। तो ये हो गया इंडेफिनिट वर्ब। एक एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कुणाल दिल्ली जाएगा। ठीक है, अब कुणाल दिल्ली जाएगा, गागेगी तो आपको समझ में आ गया भैया, ये रहा, ये गागेगी। ठीक है, ये रहा गागेगी। अब इसको हमने कैप कौन सी पहनाई थी, याद हो आपको, हमने इसको येलो कैप पहनाई थी, और येलो कैप के नीचे हमने क्या रखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने येलो कैप के नीचे रखा था शैल, विल, शैल हैव, शैल बी और विल बी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल और विल। अब एक और रूल मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा। बाकी सब जो बच गया, ही, शी, इट, कोई नाम, कोई कुछ भी सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा। बस इतना याद रखना, आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। बट यहाँ पर मैं आपकी अटेंशन लेना चाहूंगी, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि शैल विल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम नहीं करते, ये हमारे लिए मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम मॉडल वर्ब क्या है, आपको अगर याद हो कि हम मॉडल्स पढ़ते हैं जिसमें शैल और विल आता है, इसमें क्या, जब मॉडल की तरह जब शैल विल का इस्तेमाल होता है तो इनका रोल जो है बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जहां पर आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है वहां पर
आई के साथ विल का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। बस इतनी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है। अगर आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है किसी सेंटेंस में तो वो मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ है, वो फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट उसको तुम नहीं कहोगे। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना कि आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, लेकिन आई के साथ अगर विल का कहीं प्रयोग है तो वो एज ए मॉडल होगा। और एज ए मॉडल कहाँ प्रयोग होता है? जब हम किसी को या तो धमकी देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पीटूंगी तो आई विल बीट यू, यहाँ पर आई के साथ शैल नहीं विल का प्रयोग मैंने किया है, तो यहाँ पर ये विल जो है एज ए मॉडल प्रयोग हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अब देख लेते हैं, कुणाल दिल्ली जाएगा, तो कुणाल क्या है? थर्ड पर्सन है, आई और वी नहीं है। आई और वी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे? ऑफ कोर्स विल लगाएंगे मैडम। तो कुणाल विल गो टू दिल्ली। अब आप उसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? कुणाल विल नॉट गो टू दिल्ली। अब अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? विल को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। विल कुणाल गो टू दिल्ली और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया इंडेफिनिट। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस काम पर। वही बात है बेटा, फ्यूचर में सॉरी ये तो येलो कैप है। प्रेजेंट में जब हम परफेक्ट इसकी कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे तो दिल धड़क रहा है। पास्ट की जब बात की थी तो दिल धड़क रहा था, और अब इसमें हम कहेंगे दिल धड़क रहा होगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो हिंदी में हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल और विल। बट एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा बदलाव है। यहाँ पर शैल के साथ बी लगेगा और विल के साथ भी बी लगेगा। अब ये बी क्या है मैडम? ये क्यों लगेगा? ये तो आपने पहले नहीं बताया था, तो अभी मैं बताती हूँ। शैल बी और विल बी का मतलब है होना। ध्यान रखना बच्चे, जहां पर भी बी लगा है इसका मतलब होता है होना, काम का होना या किसी फीलिंग का होना, कुछ भी होने के नाम को ही हम बी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह दिल्ली जा रहा होगा, या फिर कह देते हैं कि कुणाल दिल्ली जा रहा होगा। तो कुणाल, अब कुणाल के साथ क्या लगाएंगे? शैल या विल? ऑब्वियसली शैल लगाएंगे, सॉरी विल लगाएंगे। कुणाल विल, अब आगे क्या लगाएंगे? बी, होना, क्योंकि यहाँ का काम का होना है। शैल बी गोइंग टू दिल्ली। अब मैडम ये गोइंग कहाँ से ले आए? अरे भाई जब भी रहा है, रही है, रहे हैं की बात थी, या रहा था, रहे थे, रहे थी की बात थी, तो हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ नहीं भूलेंगे, यहाँ पर भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। कंटिन्यूअस में ये फिक्स्ड है बेटा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, वो चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो। तो कुणाल विल बी गोइंग टू दिल्ली। अब इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं, कुणाल विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। और इसका हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल कुणाल बी गोइंग टू दिल्ली एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट पे। परफेक्ट वही बेटा जो काम हो चुका है। बड़ा अजीब लगेगा आपको कि फ्यूचर में भी काम हो चुका है। हाँ भाई फ्यूचर में भी काम हो चुका है, हम क्या करें, हमारी आदत है, हम बोलते ही ऐसे हैं कि मैं उस दिन तो मैं एग्जाम लिख रहा हूँगा या लिख चुका हूँगा, ऐसे बोलते हैं ना। कल तो मैं खेल चुकी होंगी, कल तो मैडम पाठ पढ़ा चुकी होगी। तो ये है चुका है, चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब जैसे कुणाल दिल्ली जा चुका होगा, यानी जब हमें पता चलेगा उससे पहले तो कुणाल चला गया होगा। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम? शैल हैव और विल हैव। अच्छा भैया ये हो गया शैल हैव और विल हैव। अब पक्का है भाई, जहां पर भी हैज, हैव
या हैड आ जाए तो क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो फिर आप भूल गए, नहीं भूलना नहीं है, ये हैव है, हैव को पहचानो, इसके बाद क्या लगाना है, तुरंत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। तो अब आ जाओ, हम कर देते हैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। कुणाल Kunal will have gone to Delhi। ठीक है, ऐसे ही अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। कुणाल दिल्ली नहीं जा चुका होगा, कुणाल विल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। अब इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, विल कुणाल हैव गॉन टू दिल्ली। तो आज का ये वीडियो जो हमने सोचा था कि हम टेंसेस पर बनाएंगे, मैं अपनी तरफ से खत्म कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।